तो वैगनआर बाइंग स्ट्रेटजी के पार्ट 2 में स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैं एक गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ और इसके चलते हुए मैंने इनिशियली ऑल्टो को कंसिडरेशन पे लिया था। लेकिन फिर मैंने जब सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट को देखा तो मैंने देखा कि एक 2019 या उससे पुराना जो वैगनआर है वो एक नए नवेले ऑल्टो से लाख गुना बेहतर डील साबित हो सकता है। बेहतरीन प्रीमियम सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, या तक कि रियर वाइपर, डिफ्रॉस्टर जैसे सेफ्टी फीचर्स, इन सभी के बारे में बात किया कि कैसे हाई पॉइंट्स हैं जिस वजह से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गाड़ी के अंदर बाहर आराम से हो सकते हैं। अगर फिगर थोड़ा हेल्दी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। हेडरूम काफ़ी बढ़िया है, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, तो फैला सकते हैं। ऑल्टो एक बहुत छोटी गाड़ी है तो लेग रूम नहीं होता उसमें, तो दिक्कतें ऑल्टो में भी बहुत है। लेकिन वैगनआर की कीमत जो है वो 2 से 3 लाख रुपए में आता है, ऑल्टो 6.5 लाख रुपए में। तो अगर मैं एक अच्छा खासा वैगनआर खरीद सकूं तो मेरे लगभग 4.5 लाख रुपए बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे, है ना। ये 4.5 लाख रुपए अगर मैं 5 साल के लिए कहीं पर रख दूं तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने कंसिडरेशन पे लिया था। लेकिन तुम कह सकते हो कि अजय तुम जो बता रहे हो उस पर तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि तुम सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट के बारे में बता रहे हो। सेकंड हैंड की गाड़ी मार्केट काफ़ी धुंधली है, लोग यहाँ पर ठगने के लिए बैठा है, और मैं इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर सामने वाले को पता चला कि मैं एक अनाड़ी हूँ तो वो मेरा कचुम्बर बना देगा, ठीक है। लेकिन लेकिन पूरी दुनिया ठगने के लिए बैठा है। मैं ठगने से बचा नहीं सकता खुद को, अनलेस मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलूँ तो। जब मैं घर से आज बाहर निकलता हूँ बाइक से तो मैं हेलमेट पहनता हूँ सेफ्टी के लिए। तो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। ठगने के लिए तो बैठा है, लेकिन अगर प्रॉपरली मैं आगे बढ़ूँ तो चांसेस बहुत कम है कि मैं ठगा जाऊँगा। यही रीज़न है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और इसी के चलते हुए मैंने इसे स्ट्रेटेजी कहा। ये एक योजना की तरह है कि ऐसे निकलना है सामने से, ठीक है, ताकि ठगा ना जाए और बेहतरीन डील भी मिले। 2 लाख रुपए आज की तारीख में एक नए बाइक का कीमत है, कह सकते हो। 1,30,35,000 में आई थिंक अभी होंडा साइन आ रहा है। मेरा साइन तो 10 साल पुराना है, तब उसे 1 लाख से भी कम प्राइस में मैंने खरीदा था। अभी काफ़ी महंगी हो सकती है। लेकिन 2 लाख रुपए में अगर एक फोर व्हीलर मिल रहा है वो भी वैगनआर, जो लाख गुना बेहतर है, सोचो ज़िंदगी में तरक्की कितनी हो चुकी होगी, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वैगनआर सेकेंड हैंड मेरे लिए एक बहुत 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 बेहतरीन डील बन सकता है। अब सेकेंड हैंड गाड़ी मार्केट में मैं कैसे इसे नेविगेट करूँगा, कैसा, क्या मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, शायद तुम्हें लग सकता है कि 2019 या 2016 का जो गाड़ी है वो काफ़ी पुराना गाड़ी है। जवाब है नहीं। एक गाड़ी के लिए 10 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो मेरी स्टेट का लॉ है उसके तहत तुम 25 साल तक गाड़ी को चला सकते हो। 25 साल बाद तुम लीगली गाड़ी को नहीं चला सकते। तो 25 साल मतलब मैं इस गाड़ी को अगर 2016 वाला वैगनआर भी खरीदूं तो मैं अगले 15 साल तक इस गाड़ी को चलाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे यकीन है कि बाकी सारे राज्यों में भी सिमिलर कंडीशन है, और आराम से तुम 15 साल के लिए गाड़ी खरीद रहे हो। अब सोचने वाली बात ये है मेरे भाई कि 5 साल बाद मुझे यकीन है कि मैं और तुम, हम दोनों इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचेंगे, ज़िंदगी में इतनी तरक्की करेंगे कि सेकंड हैंड गाड़ी के बारे में फिर नहीं सोचेंगे या ना ही ऑल्टो के बारे में सोचेंगे। मुझे यकीन है कि मैं 5 साल बाद डेफिनेटली एक होंडा सिटी के बारे में सोचूंगा, वो भी ब्रांड न्यू। और मुझे तुम पर और भी ज़्यादा यकीन है, तुम तो शायद स्कोडा स्लाविया के बारे में सोचोगे। तो हाँ, हम दोनों ही ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और काफ़ी अच्छी खासी करेंगे। 5 साल बहुत होते हैं, ठीक है। 5 साल पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, ज़िंदगी में इतने काबिल कभी बनूंगा। लेकिन 5 साल बाद मैंने ऑल्टो खरीदने जितनी पैसे इकट्ठा किया है, ज़िंदगी में इतनी तरक्की आ चुका है। 5 साल पहले मैं 25 का था, 5 साल बाद मैं 30 का हो चुका हूँ। 5 साल पहले मैं गाड़ी के बारे में जब सोचता था तो बड़े बड़े महंगी गाड़ियों के बारे में सोचता था। 5 साल बाद जब मैं 30 का हो चुका हूँ तो ज़िंदगी ने मुझे बताया कि प्रैक्टिकल गाड़ी के बारे में सोचो, प्रैक्टिकल बनो। तो हाँ, मैच्योरिटी आ जाता है, और अगले 5 साल बाद मुझे यकीन है कि मैच्योरिटी और तरक्की दोनों अच्छे से आएंगे। चलो, अब बहुत फिलोसॉफिकल ज्ञान हो गया। प्लानिंग के ऊपर आते हैं कि गाड़ी कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले उस जगह पर बात करते हैं कि कहाँ पर गाड़ी मिलेगा, उसके बाद कैसे हम ठगने से बचेंगे, ठीक है। गाड़ी जहाँ पर मिलेगा उस जगह का नाम है दिल्ली एनसीआर। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। एनसीआर का वही मतलब होता है, जातीय राजधानी अंचल। अब दिल्ली एनसीआर क्यों? क्योंकि अगर तुम थोड़े बहुत न्यूज़
देखते हो, तुम्हें पता होगा कि दिल्ली इस वक्त एक बहुत बड़ी पॉल्यूटेड एरिया बन चुका है। ठीक है, पॉल्यूशन वहाँ पर इतना ज़्यादा है, वहाँ के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना हाई हो चुका है कि दिल्ली का जो सरकार है वो बहुत सारे नॉर्म्स ला रहा है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ला रहा है, जिस वजह से आए दिन, मैं कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आया था कि जो 10 साल पुराने गाड़ियां हैं वो अक्सर स्क्रैप कर दिए जा रहे हैं, उठा लिया जा रहा है रोड से, या फिर बहुत मोटी चालान डाल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को लगता है कि उससे पोल्यूशन थोड़ा घटेगा। अब होता क्या है कि जो लोगों के पास 10 साल पुराने गाड़ी है, या फिर जो गाड़ियां 10 साल पुराना होने वाला है, वो अब उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कौन अपनी आंखों के सामने इसे स्क्रैप होते हुए देखेगा, अपनी ज़िंदगी की अच्छी खासी गाड़ी। एक वजह। दूसरा वजह, वहाँ पर वैगनआर काफ़ी बेहतरीन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो आमतौर पर, देखो दिल्ली हमारे देश का राजधानी है, ठीक है, वहाँ वो अमीरों का देश है। अगर मेरा एक रिश्तेदार है दिल्ली में, मैं एक बार गया था, वो शहर बहुत अजब, मतलब बहुत ही गजब शहर है। ठीक है, वहाँ पर लोग दूध लेने जाते हैं गाड़ियों में। मतलब कुछ अलग ही है, पैसा ही पैसा है उन लोगों के पास। ठीक है, जो तुम और मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकते, वो लोग वैसे करते हैं। तो उनका सबसे फेवरेट गाड़ी है वैगनआर, और ये वो दूध लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं। और अब सोचो कि 10 साल पुराना ये गाड़ियाँ अब वो बेचेंगे। ये आमतौर पर मोस्टली जो गाड़ी मतलब है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनके गाड़ियाँ ज़्यादातर चलती नहीं है। देखो दिल्ली का जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ट्रैफिक बेस्ड है। ठीक है, अब ये ट्रैफिक का क्या मजरा है कि यहाँ पर गाड़ी चलती कम है, रुकती ज़्यादा है, ऊपर से ट्रैफिक जैम बहुत होता है। तो गाड़ियों, यहाँ पर लोग गाड़ियों पे एसी चलाकर बैठे रहते हैं रोड पर। ये इनकी गाड़ी चला, तुम्हें अक्सर जो गाड़ियाँ मिलेंगी, उनकी गाड़ी की जो रनिंग है वो बहुत कम है, बहुत लो रनिंग है। ठीक है, तुम्हें लगभग 30,000, 40,000, ऐसे 10 साल पुराना एक गाड़ी जो 40,000 किलोमीटर चला है, क्या चला है वो गाड़ी, उसका इंजन बिल्कुल नया है, तगड़ा गाड़ी है वो। और क्योंकि ये लोग गाड़ी की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, तो इनके चांसेस बहुत कम है कि ये गाड़ी फ्लड अफेक्टेड होगा, या फिर फ्लड अफेक्टेड तो वैसे भी दिल्ली में बहुत कम ही होता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर क्लॉगिंग होता है तो गाड़ी के वाटर डैमेज हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन उससे भी मतलब चांसेस बहुत कम होती है। सेकंड, एक्सीडेंटल डैमेज भी बहुत कम होता है इन लोगों के। ठीक है, और वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि अगर तुम्हारे दिल्ली में कोई रिलेटिव वगैरह है तो तुम्हें अच्छा खासा डील मिलेगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं उनसे थोड़ा हटो। अगर तुम उनके पास जाओगे तो ये 2 लाख से 3 लाख रुपए नहीं मिलने वाला। मेरे यहाँ पर एक सेकेंड हैंड कार डीलर है, वहाँ उसके एक स्टाफ से मेरा काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है इस पुराने गाड़ी को खरीदने के चक्कर में। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि जो ऑल्टो होते हैं ना, बेसिक से ऑल्टो, उस बेसिक से ऑल्टो के ऊपर भी ये लोग 50,000 के आसपास प्रॉफिट कमाते हैं। तो एक वैगनआर पर भी सिमिलर प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि वेल इन्हें अपने स्टाफ को पेमेंट करनी पड़ती है, इन्हें जो यार्ड जहाँ पर ये गाड़ियाँ रखते हैं उसका पार्किंग चार्ज लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इतने पैसे इन्हें तो रखने पड़ेंगे। लेकिन जो जब तुम डायरेक्टली ओनर से खरीदोगे तो वो तुम्हें आमतौर पर ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग सस्ते में खरीदना चाहेंगे और प्रॉफिट में ज़्यादा में बेचना चाहेंगे। और ओनर, मतलब अगर वो सस्ता में खरीदता है ओनर से, तो ओनर के लिए तो कुछ नहीं रहता। तो वो मान लो कि 1,80,000 में खरीदेगा, तुम खरीदोगे शायद 2,10,000 में, तो ओनर तो तुम्हें बेचना पसंद करेगा ना। इसलिए तुम वहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो मैंने देखा है कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग होते हैं वो आमतौर पर प्राइवेट टू प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, आमतौर पर इन गाड़ी के कार डीलर्स को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि तुम्हें इमीडिएट तो प्राइवेट ओनर नहीं मिलने वाला, तो गाड़ी को बचाने के लिए इन्हें अक्सर इन डीलर्स को बेचना पड़ता है। सिमिलरली अगर बहुत अच्छे डीलर्स भी हैं जहाँ पर तुम बच सकते हो, जैसे Cars24 है, स्पिनी है, ये एग्रीगेटर्स हैं। बेसिकली ये पूरी देश भर से गाड़ी इकट्ठा करते हैं और पैन इंडिया बेचते हैं। इनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे ये मारुति जैसे 3 साल का वारंटी देता है, ये भी खुद अपने आई थिंक Cars24 3 साल का वारंटी भी देता है। इसके अलावा बाई बैक कुछ ऐसे इनके प्रोग्राम स्कीम्स भी चलते रहते हैं। लेकिन अगेन इनके जो गाड़ियाँ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो अगर तुम इनसे खरीदोगे
तो तुम्हें महंगा कॉस्ट देना पड़ेगा, फिर ये 2 से 3 लाख रुपए कोई खास मतलब प्रभाव नहीं फैलने वाला है तुम पर। लेकिन हाँ, तुम कह सकते हो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन, अगर बजट टाइट है तो मैं फिर भी कहूँगा कि इन्हें भी अवॉइड करो, सीधा ओनर से खरीदो, प्राइवेट टू प्राइवेट करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हारे कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, तो एक और जगह है OLX। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, इस जगह पर जाओ। इस वेबसाइट में जाकर तुम जो लोकेशन है वो दिल्ली और NCR सिलेक्ट करो, मारुति वैगनआर सिलेक्ट करो, तुम्हें लाखों क्या कहूँगा, लाखों तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे और उनसे तुम चूज़ करो। फिर उनसे बात करने की कोशिश करो, 1-2 दिन के लिए दिल्ली जाओ और गाड़ी को परख लो, ठीक। अब तुम कहोगे कि मैं तो मणिपुर का हूँ, मैं तो शायद हिमाचल का हूँ, मैं तो शायद कहीं और रहता हूँ, है ना, झारखंड का हूँ, जैसे मैं झारखंड का हूँ। तो अब मैं दिल्ली में जाकर वहाँ पर कोई जान ना पहचान अगर मुझे ठग लिया जाए वगैरह वगैरह, वैलिड पॉइंट है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। ओ, ये वीडियो भी 11 मिनट का हो चुका है, तो पार्ट 3 में मिलते हैं।